डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और परिभाषा हम लोग उसकी पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है उससे जो स्कोप है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में इसका जो क्षेत्र है वो पढ़ना आज हमको। इससे पहले हम लोग इसके फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं उसकी अर्थ, परिभाषा, प्रकृति। तो आइए आज पढ़ते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट। सॉरी। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चूँकि ये आपका MA इन पॉलिटिकल साइंस या जो MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक उनके लिए, और जो BA पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं उनमें उनको भी एक पेपर बतौर लोक प्रशासन पढ़ना है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये चूँकि थियरी का सेक्शन है तो इसमें हम लोग थियरी पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र एक विषय के रूप में। लोक प्रशासन में विषय के रूप में इसके क्षेत्र को लेकर मतक स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि जो लोक प्रशासन के कई लोग मानना है कि इसका जो क्षेत्र है लेकिन कहाँ तक हो, या उसकी जो बाउंड्री है या लिमिट है, या इसमें कहाँ तक हम लोग लोक प्रशासन का अध्ययन करें बतौर विषय के रूप में, कई विद्वान इसमें उनका एक समान मत नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विचारधारा हैं। एक तो आपका संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और पोकॉक और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, यानी इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए पहला देखते हैं संकुचित दृष्टिकोण। इसका सरोकार प्रशासन के मात्र कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित है। साइमन, पर्शवी, मैक्वीन, लूथर गुलिक इस मत के प्रबल समर्थक हुए। इसमें केवल वही कार्य होते हैं जिनका संबंध प्रबंधन की पद्धतियों, तकनीकों तथा विधियों से होता है और जो समस्त संगठन में पाई जाती हैं। यानी जो लोक प्रशासन का जो संकुचित दृष्टिकोण है, यानी जो उसके विषय क्षेत्र यानी स्कोप है, एक जो संकुचित दृष्टिकोण ये मानता है कि लोक प्रशासन का कार्य केवल कार्यपालिका जो कार्य करती है उसी तक सीमित होना चाहिए। कार्यपालिका मतलब सरकार, यानी सरकार जो भी कार्य करती है वहीं तक उसका सीमित होना चाहिए। दूसरा, तो इस संकुचित दृष्टिकोण के लाभ क्या है कि लोक प्रशासन सीमित क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रहेगा और उसकी अध्ययन सामग्री व्यवस्थित रहेगी। एक इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जो लोक प्रशासन जब आप अध्ययन करेंगे और जब आपको पता हो केवल हमको इतना ही अध्ययन करना है यानी कार्यपालिका शाखा तक, तो एकदम स्पष्ट रहेगा कि उसकी विषय वस्तु क्या है, अध्ययन सामग्री क्या है। नुकसान क्या है, दोष क्या है संकुचित दृष्टिकोण का दोष? तो दोष क्या है, लोक प्रशासन की जो भी गतिविधियां हैं विधायिका और न्यायपालिका में भी संपादित होती हैं। आजकल आप देखते होंगे कि केवल सरकार नहीं, विधायिका जो अपनी संसद है उसके भी अपने कार्य हैं, निजी कार्य हैं, और उनसे संबंधित कार्यों को संपन्न करने के लिए तमाम अधिकारी हैं, उनको व्यवस्थित करने वाले तमाम लोग हैं, तो उसमें भी प्रशासन है। और न्यायपालिका आप देख ही रहे हैं, वो आपका लोअर लेवल से सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें भी अपना अपना उनका अलग अलग प्रशासन है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायपालिकाओं का निरीक्षण या उन पर अपने दृष्टि जमा रखती है, उन सभी के कार्यों का भी निरीक्षण करती है। तो इसमें भी प्रशासन है। इसलिए तो कह रहा है लोक प्रशासन गतिविधियां विधायिका और न्यायपालिका में भी संपादित होती हैं, उनकी उपेक्षा होती है। दोष ये है आपका, क्या मतलब संकुचित दृष्टिकोण जो है उसका दोष है। संकुचित दृष्टिकोण के तहत लोक प्रशासन की विषय वस्तु मात्र कार्यपालिका संबंधित मानी जाती है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी तंत्र, सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रशासकीय नियंत्रण, उत्तरदायित्व और सामग्री प्रबंधन आदि। अब इसमें देखते हैं हम लोग व्यापक दृष्टिकोण, जो आपका लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसमें जो व्यापक दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। तो लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। विलोबी, एल्डिवाइड, निग्रो, एफएम मार्क्स, पिफनर इस मत के समर्थक हैं। ये आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जो विचारक हैं व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित हैं, या कौन कौन से विचारक जो आपके संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण का ये मानना है कि लोक प्रशासन के जो दृष्टिकोण या जो उसका विषय वस्तु का अध्ययन का जो क्षेत्र है यानी स्कोप जो है वो सरकार के जो तीनों अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के कार्यों का समाकलन होना चाहिए, ये उसका समग्र अध्ययन होना चाहिए। इसलिए इसको हम व्यापक दृष्टिकोण बोलते हैं।
इसमें इनका कहना है कि इसमें वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है। यानी जो पब्लिक पॉलिसी जो भी बनती है उसको कैसे हम लोग लागू करें, इसमें इस सभी व्यापक दृष्टिकोण के ही एक विषय क्षेत्र में शामिल हैं। इसका लाभ क्या है कि लोक प्रशासन की व्यवहारिक भूमिका की स्वीकृति विषय वस्तु अधिक पूर्ण बनाती है। यानी जो लोक प्रशासन की व्यवहारिक भूमिका की जो स्वीकृति, यानी जो लोक प्रशासन व्यवहार में जो कार्य करता है, धरातल पे कार्य करता है, तो उसमें इसकी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस ज़्यादा अर्थपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोष क्या है, विस्तार क्षेत्र अस्पष्ट और भ्रम का कारण बनता है। यानी अब आपको क्या क्या अध्ययन करना है, जितना ज़्यादा विस्तार होगा उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा, भ्रम होगा, और फिर उसमें तमाम तरह के दोष उत्पन्न होंगे। तो लोक प्रशासन राजनीतिक शास्त्र में घुसपैठ होती है। तो जैसे जैसे लोक प्रशासन का दायरा बढ़ेगा तो जो राजनीति है, जो राजनीति का विषय भी है बतौर उसका जो अध्ययन उसमें भी इसका घुसपैठ के रूप में कार्य होने लगता है। अब एक दृष्टिकोण है आपका पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है पोस्ट कॉर्प, आप उसकी व्याख्या कीजिए या ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के तहत आपका लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधित इस उपागम की वकालत लूथर गुलिक ने की। किसने किया? लूथर गुलिक ने ये सिद्धांत दिया पोस्ट कॉर्प का, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वह मानते थे कि प्रशासन 7 तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने इन तत्वों को पोस्ट कॉर्प में जोड़ा, जिसका तात्पर्य इसके प्रत्येक वर्ण यानी प्रत्येक अक्षर का प्रशासन के तत्व को दर्शाता है। यानी इसमें जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, प्रशासन के एक एक तत्व को दर्शाता है। और याद है जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है वो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया। अब देखिए पोस्ट कॉर्प में पी फॉर प्लानिंग यानी योजना निर्माण। यह प्रशासन की पहली क्रिया है जिसके तहत किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, आदि का आकलन और नियोजन। यानी पी फॉर प्लानिंग, जो पोस्ट कॉर्प का पहला वर्ड है पी, उससे आपको क्या मिलता है? प्लानिंग। और ये प्रशासन की कौन सी पहली क्रिया है, सबसे पहले प्रशासन में प्लानिंग ही होता है। क्वेश्चन अब आगे है उसका दूसरा अक्षर, दूसरा लेटर ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना। इसके अंतर्गत प्रशासन कार्यों का विभाजन और आवंटन इस प्रकार होता है कि सही व्यक्ति को सही काम मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुपात में सत्ता सौंपा जा सके और उसके अनुसार उसका उत्तरदायित्व किया जा सके। यानी जो ऑर्गेनाइजिंग है, संगठित करना है कि जो भी काम हो उस सही व्यक्ति को सही काम मिले। यानी जो व्यक्ति जिस काम के लिए उपयोगी है या लायक है, स्किल्ड है, उसी को काम मिले और जो भी काम किया जाए तो उसके लिए उसके साथ सत्ता मतलब अथॉरिटी, जिसको आप आम भाषा में पावर बोलते हैं, उसको सौंपा जाए और उसी के अनुसार उसकी जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। कार्मिकों के मध्य कार्य संबंधों का निर्धारित करना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर है आपका तीसरा लेटर एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों को रखना, भर्ती करके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और काम करने की बेहतर स्थितियां बनाए रखने संपूर्ण कार्मिक कार्य इसमें शामिल होते हैं एस से स्टाफिंग में। आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों की प्राप्ति यानी उनका जैसे जो भी संगठन है उसमें व्यक्ति चाहिए तो उनकी प्राप्ति कैसे होगा? एक तो भर्ती हो, फिर उनका प्रशिक्षण हो और फिर उनकी पदस्थापना यानी पदों को प्रदान किया जाए, फिर वो कार्य करें। फिर नेक्स्ट लेटर है इसमें डी से डायरेक्ट यानी निर्देशित करना, कार्मिकों के कार्यों तथा उद्देश्यों की ओर प्राप्ति करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वह अपने कार्य निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप करें, इसमें नियंत्रण शामिल है। जो डायरेक्टिंग का अर्थ है कार्मिकों कार्यों के उद्देश्यों को प्रवृत्त करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अपने कार्य निर्धारित अपेक्षानुसार करें, इसमें आपका जो कंट्रोल है थोड़ा सा इसमें निर्धारित होता है, नियंत्रण। अब देखिए CO से क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, संगठन की सभी इकाइयों, उप इकाइयों, कार्मिकों आदि के मध्य उद्देश्यों की एकता स्थापित करना, उनमें सहयोग या टीम भावना उत्पन्न करना और संघर्षों को टालना प्रशासन का मुख्य काम है, जिसे हम समन्वय कहते हैं। यानी जो संगठन है किसी भी काम को करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपस से जो सहयोग है, आपस के जो कर्मचारी उनमें आपसी समन्वय होना चाहिए, जिससे काम बेहतर हो सके और उसका जो रिजल्ट है सकारात्मक प्राप्त हो सके। बिना कोऑर्डिनेशन समन्वय के ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर है आपका आर से रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन यानी सूचना देना।
अधीनस्थ स्तरों की गतिविधियों से उच्च प्रबंधन वर्ग प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत होता है। यानी जो भी निचले स्तर पे जो संगठन है, जो निचले स्तर पे जो भी कार्य होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग बराबर होती रहती है, ताकि जो शीर्ष अधिकारी या प्रबंधक वर्ग है वो समझ सके क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या उससे कौन कौन सी कठिनाई किन परिस्थितियों में हो रही हैं, उनको कैसे निजात पाया जा सकता है। उच्च से निम्न स्तरों पर आदेश इसी आधार पर प्रभावित होता है। इसके तहत उच्च निम्न दोनों सूचित रहते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग है संगठन का, जो टॉप क्लास का मतलब कर्मचारी है, जो उसका मैनेजरियल है यानी मैनेजर इन प्रबंधक वर्ग है, या जो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वर्ग है, उससे अवगत होता है, और फिर उन्हीं के निर्देशों से ही और नीचे के कर्मचारी दोनों सूचित होते हैं। यानी जो सूचना प्रवाह है दोनों तरफ से चलता रहता है रिपोर्टिंग के माध्यम से। फिर है बी, यानी लास्ट जो लेटर है बी से बजटिंग यानी वित्तीय व्यवस्था। प्रशासन पर ही अपनी समस्त वित्तीय जरूरत को पूरा करने तथा आय व्यय की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। लोक प्रशासन में वित्तीय जरूर आकलन राजनीतिक कार्यपालिका करती है और प्रशासकगण तदनुरूप कार्य करते हैं। यानी किसी भी संगठन के लिए जो आपकी बजट है यानी वित्तीय व्यवस्था उस पर होना चाहिए, और उसी में जो संगठन है वित्तीय जो यानी अर्थ यानी पैसा यानी जो उसके खर्च से संबंधित ये कहाँ से आएगा, और फिर इसी बजटिंग को तमाम तरीके से कंट्रोल किया जाता है, फिर आवंटन किया जाता है। एक तो ये था पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, और एक नेक्स्ट दृष्टिकोण है पोकोक यानी पोकोक जो अप्रोच है यानी दृष्टिकोण। ये जो आपका दिया गया हेनरी फ्योल के मतानुसार लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है निम्नलिखित कार्यों से संबंधित है। तो ये आपका पोकोक जो है हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया। ये भी जो इसके प्रथम अक्षर हैं, प्रथम लेटर हैं, उनसे भी पे फॉर प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, सी से कमांडिंग यानी आदेश देना, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना, और सी से कंट्रोल। ये आपके यहाँ तक हेनरी फ्योल के लोक प्रशासन के विषय का क्षेत्र इस तक सीमित है, शामिल है। इसको जो है लोक प्रशासन का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग तक सीमित है। फिर है एक आपका लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, यानी लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र कहाँ तक है, लोक कल्याणकारी यानी पब्लिक वेलफेयर। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसका समर्थन पिकेल्ट्रोड, मर्सन और एल.डी. वाइट ने किया। इसका समर्थन करने वाले राज्य और प्रशासन के मध्य भेद नहीं मानते, क्योंकि दोनों एक ही का लक्ष्य है, जन कल्याण। यानी इसके तहत यह है कि इस लोक कल्याणकारी के अंतर्गत किसी प्रकार से जनता का भलाई या जनता का कल्याण होना चाहिए। जो आजकल का वेलफेयर स्टेट है इसी पर आधारित है। फिर है नेक्स्ट अप्रोच आपका लोकस और फोकस का विचार। बेहद महत्वपूर्ण, आपसे कहीं थोड़ा सा टिप्पणी में पूछ लेता है या कभी कभी वैसे ही पूछ लेता है। तो यह सबसे पहले पूछेगा कि लोकस और फोकस का विचार किससे संबंधित है। तो ये विचार आपका रॉबर्ट कोलंबस्की द्वारा लोक प्रशासन का अर्थ तथा क्षेत्र स्पष्ट करते हुए दिया गया। लोकस का तात्पर्य है लोक प्रशासन के क्षेत्र के निर्धारण से, अर्थात यह राजनीति का वह भाग या उससे अलग है। वैसे तो नौकरशाही को लोकस की संज्ञा दी जाती है, जबकि फोकस से तात्पर्य है लोक प्रशासन के अध्ययन बिंदु से है, परंतु बदलते परिदृश्य में के संदर्भ में फोकस समय और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये था आपका डियर स्टूडेंट्स जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है। हमने इसमें देखा लोक प्रशासन का क्षेत्र और आपका यानी जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हमने इसमें देखा, और आगे हम लोग देखेंगे जो इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिलहाल हमको स्कोप तक ही रहने दिया जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर चलते चलते आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि उन साथियों से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो पाने के लिए, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पुराने पेपर उनका सॉल्व पेपर, सॉल्यूशन पेपर या उनका आंसर की या मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।